हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ वी टॉक्स लाइफ। और आज हमारे साथ हैं सीएस दिवेश गोयल जी। दिवेश इज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड ही इज इनटू प्रैक्टिस फॉर अबाउट 8 years नाउ। जैसे कंपनीज एक्ट इज द मेन एरिया वेयर कंपनी सेक्रेटरीज यूजुअली फोकस। सो आप सबको पता होगा कंपनीज एक्ट 2013 1 जुलाई 2014 को आया था। तो वो दिवेश जी को अपने साथ ही लेकर आया था। So Devesh ji became a practicing company secretary in the year 2014 only in the month of July. And so far in the last 8 years, on a personal level, I have seen him growing at a very really fast pace, and he has built up a lot of things in his career. He got into blogging at a very early stage. He got into making videos. He got into sharing the knowledge. उस समय पे हम ये देखते थे कि बहुत जो सीनियर प्रोफेशनल्स होते थे वही नॉलेज इतने अच्छे लेवल पे शेयर करते थे। लेकिन दिवेश जी जब प्रोफेशन में आए, he picked up the things very fast, and he started sharing those updates and everything and built up his profession in a very good manner. So एक हमारा डिस्कशन हो रहा था, तो इसमें आइडिया आया कि व्हाई नॉट शेयर ब्रिंग हिज सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, हाउ ही हैज बिकम द एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल इन द area of company secretary. And moreover, as we say that domain of company secretaries, chartered accountants, CMAs, lawyers, ये कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो एक प्रोफेशनल, अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए और अच्छी जल्दी अपने आप को उस चीज में एस्टेब्लिश करने के लिए आपने बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द होल गेम। सो इस दिवेश जी, वेलकम टू द स्टूडियो। और थैंक यू आपसे सर। रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आज अपने दिल से सारी चीजें बताइए स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को, हाउ यू डिड योर what was your journey all about, how you became a CS and how you became a established professional in such a short span of time. Welcome Divesh ji. Thank you, Kawal. Thank you. Definitely today we are going to discuss everything. As you, whatever you will ask, I'm here to discuss that thing. So दिवेश जी, थोड़ा सा अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में बताइए। Regarding CS, Your personal journey, how you what were you doing earlier on your आपके कॉलेज डेज और ये सब चीजें, how you got into CS. तो सी अगर आप कॉलेज डेज और स्टडी की बात करेंगे स्कूल डेज की, तो लाइक द स्टूडेंट आई वाज लाइक द सेम कि जब हम 12th पास करते हैं, स्कूलिंग खत्म होती है, तो जैसे सभी के माइंड में एक थॉट होता है कि हाँ स्कूल वो होता है ना, बचपन से बोलते हैं बस 10th क्रॉस करना है, बस 12th क्रॉस करना है, तब तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद स्टडी नहीं करनी है। इट वाज सेम हियर कि अच्छा अब तो 12th के एग्जाम हो गए हैं, नाउ इट शुड बी द फन लाइफ, कि अब तो एंजॉय करना है, जितना स्टडी कर रहा था 12th तक कर लिया। तो सेम लाइक द अदर स्टूडेंट आई वाज लाइक द लाइक दैट ओनली कि ठीक है अब 12th हो गया है, अब कॉलेज ज्वाइन करना है, अब एंजॉय करना है, मस्ती करनी है। बट डेफिनेटली उस टाइम एज अ स्टूडेंट सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ ये होता है कि चलो स्कूलिंग खत्म हो गई, अब कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। बट उसके साथ कि आगे क्या करना है वो सब थॉट्स प्रैक्टिकली उस टाइम बोल सकते हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं ना, उनके माइंड में तो पहले से होता है कि नहीं मुझे बस अब ये करना है, अब ये करना है। हम लोग थोड़ा मस्तीखोर वाले स्टूडेंट थे, तो उस टाइम तो ये था नहीं कि नहीं 12th क्रॉस होते मुझे ये करना है। उस टाइम तो ये था बस 12th हो गई है, बहुत पढ़ाई हो गई है, अब कॉलेज ज्वाइन करना है, एंजॉय करना है। तो एट दैट टाइम लाइक द अदर स्टूडेंट की जैसे मेरी स्कूलिंग, आई एम फ्रॉम द श्रीगंगानगर राजस्थान, Okay. डिस्ट्रिक्ट इन द राजस्थान श्रीगंगानगर, तो मेरी स्कूलिंग Hmm. वहीं से हुई है। आई Hmm. वाज फ्रॉम हिंदी मीडियम। तो ये था कि चलो सिनेरियो चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली आई शुड गो विद द इंग्लिश मीडियम वट एवर। तो जैसे 12th कंप्लीट किया, कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो एट दैट टाइम माय सिस्टर वाज आस्किंग कि नाउ व्हाट यू वांट टू डू। तो सिंपल था, अब क्या करना है, 12th पढ़ लिया है, 12th के एग्जाम हो गए, अब कॉलेज एंजॉय करना है। तो दैट वाज द वे कि नहीं, उस टाइम एक सीएस ऐसा थॉट माइंड में नहीं था प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बिकॉज जिस टाइम आई एम बिलोंग टू श्रीगंगानगर, दैट टाइम श्रीगंगानगर में कोई भी कंपनी सेक्रेटरी नहीं था Okay. व्हेन आई कंप्लीटेड माय 12th क्लास। सो एट दैट टाइम ऐसा कोई थॉट भी नहीं था कि क्या सीएस अपनी 12th हुई अब कॉलेज करना है। तो दैट टाइम माय सिस्टर वाज वर्किंग विद अ कंपनी इन हैदराबाद, एंड ऑन माय बिहाफ ये था कि उसने सीएस के फॉर्म लिए और जस्ट वैसे सिग्नेचर लिए और फिल कर दिए।
So it was not in my mind that time कि मुझे कुछ ऐसा करना है. I was busy with my college. Yes, मुझे enjoy करना है, मैं अपनी लाइफ enjoy कर रहा हूँ. बहुत स्टडी कर ली है 12th तक. तो वो जो मेरी सिस्टर ने जो उस टाइम फॉर्म फिल किए सीएस के, डेफिनेटली वो ईयर भी फर्स्ट ईयर पूरा पूरी कॉलेज लाइफ एंजॉय की. उस टाइम भी सीएस स्टडी नहीं की. तो फाइनली इन द मंथ ऑफ अप्रैल जब फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के एग्जाम कंप्लीट हो गए, अब 1 जून से हमारे सीएस के एग्जाम्स होते थे. अब ये था कि अब 1.5 मंथ है, अब फॉर्म फिल हो गए हैं, बुक्स आ गई है, तो स्टडी कर लेते हैं. तो दैट 1.5 मंथ डेफिनेटली जब फर्स्ट टाइम बुक ओपन की सीएस की, अब पूरे साल तुमने हाथ नहीं लगाया, एकदम से लगाते तो वैसे भी बहुत डर लगता है बुक से. तो फर्स्ट टाइम जब वो 1.5 मंथ स्टडी किया और सीएस फाउंडेशन के जो एंट्रेंस के एग्जाम दिए, तो दैट टाइम जब वो एंट्रेंस के एग्जाम दिए और बाय गॉड ग्रेस वो क्लियर हो गए. डेफिनेटली ऑन द मार्जिन कि हमें जो 200 चाहिए था तो कंप्लीट 200 के मार्जिन पे कंप्लीट हो गए. बट इन अ सीएस वी नो कि मार्क्स से ज्यादा मैटर करता है कि हमने क्लियर कर लिया. वी आर क्लियर ऑफ स्टेट. तो वो जो क्लियर हुआ फाउंडेशन, तो वो जो ट्रिकी पॉइंट था कि जो ट्रिगर किया सीएस के लिए मेरी, वो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि जो फाउंडेशन क्लियर हुआ, दैट टाइम इट वाज लाइक यस, दैट वाज मोटिवेशन वी कैन से, कि जो मोटिवेशन मिला कि यस मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया है. तो उस मोटिवेशन के साथ मैंने सेल्फ स्टडी ही किया. एग्जीक्यूटिव के लिए भी जो हमारा इंटर लेवल होता है, तो सेल्फ स्टडी किया. कॉलेज लाइफ भी साथ में चल रही थी और सेकंड ईयर के साथ जब मैंने एग्जीक्यूटिव दिया तो आई गॉट क्लियर इन द एग्जीक्यूटिव आल्सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन कि अब एग्जीक्यूटिव हो गया, अब 2 स्टेज हो गए, तो अब तो सिर्फ फाइनल स्टेज है, अब तो क्लियर करना ही है. तो दैट टाइम आई कैन से कि जो सम टाइम होता है ना लाइफ में, जो छोटे छोटे मोटिवेशंस होते हैं, वो छोटे छोटे मोटिवेशंस भी एक बड़ा रोल प्ले कर देते हैं इन आवर लाइफ. उस टाइम हमें नहीं फील होता है, बट जब लेटर ऑन जब हम बैक देखते हैं लाइफ में, तब लगता है कि यस वो छोटे छोटे मोटिवेशंस ने रोल प्ले किया. तो जो मेरा फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव का जो मोटिवेशन था, दैट प्लेड. यस वो डॉट्स कनेक्ट होते जाते हैं. यस एग्जैक्टली. तो वही हुआ कि जो फाउंडेशन का मोटिवेशन उससे एग्जीक्यूटिव के लिए हुआ था. एग्जीक्यूटिव के बाद ये मोटिवेशन है कि अब ये दो चीज हो गई है, तो अगर अब फाइनल हो गया तो डेफिनेटली आई विल बिकम प्रोफेशनल. तो उसी बेस पे मैंने फुल ईयर प्रोफेशनल की स्टडी की. डेफिनेटली मैंने ट्रेनिंग भी स्टार्टिंग साथ में नहीं की थी, बिकॉज एज अ सीएस में एक ऑप्शन होता है कि आप ट्रेनिंग फाइनल से पहले भी कर सकते हो और बाद में भी. तो आई प्रेफर कि नो, फर्स्ट आई विल फोकस ऑन द एग्जाम्स, क्योंकि मैं सारे मॉड्यूल्स एक साथ देने थे. तो दैट टाइम आई फोकस ऑन द एग्जाम. और बाय गॉड ग्रेस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट प्रोफेशनल भी क्लियर हो गया. एंड आई वाज द 33rd रैंक होल्डर दैट टाइम. दैट्स ग्रेट. तो वो जो चीज थी कि तीनों स्टेजेस ग्रेजुएशन के साथ कंप्लीट हो गई, पूरी सीएस क्लियर हो गई. इवन आई वाज 20 years and I cleared my professional. Even I become CS when I was 21 years. Before getting the age of 21 year, I become company secretary. दैट्स ग्रेट. बिकॉज ग्रेजुएशन के साथ सभी एग्जाम्स क्लियर हो गए. तो वो जो छोटे छोटे मोटिवेशंस थे, वो एक डॉट 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 कनेक्ट होते गए. तो उस कनेक्टिंग डॉट्स के थ्रू जो फाइनली प्रोफेशनल क्लियर हो गया, तो डेफिनेटली अब सभी एग्जाम क्लियर हो गए. तो उसके बाद नाउ इट्स ओनली योर हार्ड वर्क कि अब आप कैसे चीजों को लर्न करते हो, कैसे प्रैक्टिकल वर्क करते हो. तो देन आई स्टार्टेड माय ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग के लिए आई जॉइंड अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फॉर्म इन दिल्ली ओनली. ओके. तो वहां पे डेफिनेटली 1.5 year आई लर्न लॉट ऑफ थिंग. बिकॉज मेरा मानना है कि फॉर्म्स में हम बहुत चीजें लर्न करते हैं, बहुत डाइवर्सिफाइड वर्क लर्न करते हैं. और प्रैक्टिकली वो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत चीजें मैंने लर्न की. एंड इन 2014 इन द मंथ ऑफ अप्रैल 14 आई गॉट माई मेंबरशिप. और सबसे बड़ा जो अब ट्रिगर पॉइंट था प्रोफेशनल लाइफ का, स्टडी लाइफ कंप्लीटेड, प्रोफेशनल लाइफ का जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था वो कंपनीज एक्ट 2013. 1 अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट आया. 14 अप्रैल से मेरी मेंबरशिप आई. तो डेफिनेटली वो था कि यस 1956 एक्ट में वी नो कि बहुत प्रोफेशनल्स थ्रू आउट द इंडिया थे. बट 2013 सभी के लिए नया था. whether a senior person, whether a fresher, it was same for everyone. So that time it was a thing कि now अभी से ग्रैब करना है, इस पे ग्रिप बनानी है ताकि वो थ्रू आउट द लाइफ काम करेगी. तो वो जो ग्रिप बनी, दैट ग्रिप इज हेल्पिंग मी. दैट्स ग्रेट. तो स्टूडेंट लाइफ में आपने कोई खास चैलेंजेस फेस किए? अब स्टूडेंट लाइफ में देखो, स्टडी लेवल पे चैलेंजेस आते हैं कि जो स्टडी पे जो मैंने भी काफी सारे फेस किए, और मैंने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे सेशन भी किए हैं लास्ट सम ईयर्स. तो जो स्टूडेंट लाइफ में मुझे लगता है कि 2-3 चैलेंज बहुत बड़े आते हैं. अगर पहले मैं एग्जाम से रिलेटेड बात करूं, तो सबसे पहले होता है कि हम इतने अगर सभी ग्रुप साथ में दे रहे हैं, तो हाउ टू मैनेज स्टडी. सबसे बड़ा इशू यही आता है. प्रैक्टिकली क्या होता है कि फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके 9 सब्जेक्ट है ना,
5-6 में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, 3 में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब वो होता है कि अब इनको कैसे मैनेज करें? इंटरेस्ट जिसमें आता है वो तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं, जिसमें नहीं आता उसको कैसे मैनेज करें? तो ऑलवेज मैं एक चीज इस पे डिस्कस करता हूँ कि कैसे, हाउ टू मैनेज द स्टडी। तो उसपे ये चीज होती है कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट और नॉट, आपको क्लियर तो दोनों को ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट थिंग है कि हम अपना एक शेड्यूल ऐसे मेंटेन करें कि रेगुलर बेस पे हम एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट को गो थ्रू करें। बिकॉज राइट। एक मेरा क्या प्रैक्टिकली मानना है, एक चीज को आप 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद ना उस चीज के लिए माइंड ब्लॉक हो जाता है। लॉक हो जाता फिर चाहे हम 8 आवर्स लगा भी देंगे ना, वो ऊपर से जाना स्टार्ट कर देगा, वो आपके माइंड में नहीं जाता है। तो बेटर है कि अगर हमें फॉर एन एग्जांपल 8 या 9 आवर्स पढ़ना है तो हम इसको 2 3 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर लें। इससे क्या होता है, एक तो सभी बुक्स से हम गो थ्रू होते रहते हैं, तो ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा सबका सिलेबस भी कवर हो रहा है। तो ये चीज मैंने भी उस टाइम अडॉप्ट की थी कि मैंने अपने जो शेड्यूल में ये मेंटेन किया कि 3 से 4 सब्जेक्ट्स को डेली 2 आवर्स से जैसे भी मैनेज करना है देना है। और उसमें से डेफिनेटली 1 या 2 सब्जेक्ट्स वो होते थे जिनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है, जो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं, ताकि वो भी थोड़ा थोड़ा सिलेबस कवर होता रहे। बिकॉज एट द एंड क्या होता है, जिसमें इंटरेस्ट आता है वो बहुत अच्छे से आपको आता होता है, जो में इंटरेस्ट नहीं था ना उसमें कुछ भी नहीं आता है। और वहां पे आपको प्रोफेशनल लेवल पे गड़बड़ हो जाती है रिजल्ट्स के टाइम, एग्जाम्स के टाइम। तो वो चीज हमें एक मेंटेन करके चलनी चाहिए कि वी शुड मेंटेन बोथ द थिंग्स साइमल्टेनियसली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसके लिए बोलूंगा, वी शुड बी वेरी कांस्टेंट, कि हमें कंटिन्यू स्टडी बेस रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े फिर 4 दिन नहीं पढ़े, तो वो चीज कभी भी कंटिन्यू नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ा मैंने चैलेंज फेस किया था कि हाउ टू मैनेज द टाइम। बिकॉज जब आप प्रोफेशनल लेवल पे होते हो सीए जैसे कोर्सेज में, तो बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है, आपका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। और उसमें अगर आप सभी ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो तो सबसे मेन चीज आती है मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो उसमें यही है कि आप, मेरा मानना है कि 3 से 4 सब्जेक्ट को डेली बेस लेके चलेंगे ना, तो वो एक आपका बेस प्रॉपर बना रहेगा और आपको सभी चीजों में इंटरेस्ट आता रहेगा। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो पता है कि 2 घंटे बाद चेंज कर देना है, तो मैं दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो वो एक इशू, मैं बोलता हूँ चैलेंज रहता है सभी स्टूडेंट्स के सामने। बट अगर इस बेस पे हम उसे करें तो वो चीज तो हमारी इजीली रिजॉल्व हो सकती है। और दूसरा इसमें मैं एक एड ऑन करूंगा, जैसा अभी मैंने बोला कि 8 to 9 आवर हम स्टडी कर रहे हैं, तो डोंट डू द थिंग कि हम पूरे 7 डेज ऐसे स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हैं 8 to 9 आवर्स, तो स्टडी फॉर 6 डे और टेक अ ब्रेक फॉर एटलीस्ट अ डे। बिकॉज माइंड अगर फ्रेश होगा तो वो मंडे को डबल स्पीड से वर्क करेगा। अगर माइंड आप कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे, टायर्ड हो जाएगा, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम कर देगा। तो आई फॉलो दिस कंसेप्ट इन माय प्रैक्टिकल लाइफ की जब मेरे सीएस फाइनल के भी एग्जाम थे, तो डेफिनेटली मंडे टू सैटरडे जो शेड्यूल है, आई हैव टू स्टडी, बट संडे आई जस्ट टेक अ ब्रेक। मतलब उस दिन बुक को टच नहीं करना है, वट एवर यू वांट टू डू यू डू, बट डोंट गो विद द बुक दैट डे। बिकॉज एटलीस्ट माइंड फ्रेश भी चाहिए होता है। बिल्कुल। टायर्ड हो जाएगा तो एज अ प्रोफेशनल आपको पता है कि हम लोग वर्किंग भी करते हैं, अगर टायर्ड हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है। और वही फ्रेश होता है तो प्रोडक्टिविटी का लेवल ही अलग होता है। तो वो चीज हमारे वहां पे भी एक रोल प्ले करती है स्टूडेंट लाइफ में। और स्टूडेंट लाइफ में एक और जो सबसे ज्यादा एज अ स्टूडेंट मैंने फेस किया या मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं क्वेश्चन, कि जब हम ट्रेनिंग सर्च कर रहे होते हैं, तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वेदर वी शुड गो विद द फर्म और वेदर वी शुड गो विद द कंपनी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी से, मतलब मैंने जितने सेशंस भी लिए हैं ना स्टूडेंट्स के थ्रू आउट द इंडिया, आज तक मैंने 700-800 स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ये क्वेश्चन सभी के माइंड में होता है कि वेदर वी शुड गो विद द फर्म और वेदर वी शुड गो विद द कंपनी। तो मेरा मानना है किसी सीएस बनने के लिए हम 3 to 4 years हम स्टडी करते हैं कंटिन्यूसली, वी आर डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ स्टडी। उसका मोटो क्या हो स्टडी के पीछे कि हमें एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, हमें चीजें लर्न करनी है। तो अकॉर्डिंग टू मी, टू फोकस ऑन दिस थिंग वी शुड प्रेफर अ फर्म फॉर द ट्रेनिंग पर्पज ऑल्सो। बिकॉज क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनीज में लर्निंग नहीं है, लर्निंग कंपनीज में भी है। बट फर्म के केस में क्या होता है कि यू कैन गेट अ डाइवर्सिफाइड वर्क। कंपनीज के केस में आपको 1 2 या 5 10 कंपनीज का वर्क मिलेगा। बट फर्म्स डेफिनेटली दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ वर्किंग, तो हमें डाइवर्सिफाइड वर्क मिलते रहते हैं कि किसी क्लाइंट में कुछ वर्क चल रहा है, किसी कंपनी में कुछ वर्क चल रहा है, तो वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सी जैसा अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने जैसे ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, मेंबरशिप आई, विद वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस। तो जो वो बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस की वेरी फर्स्ट डे से प्रैक्टिस स्टार्ट करने का, वो हमें तभी आएगा जब हमने अच्छे से प्रॉपरली लर्निंग की होगी। और लर्निंग भी हमें उस बेस पे, अगर हमने किसी फॉर्म में अच्छी से लर्निंग की है, देन वी विल डेफिनेटली कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस। अदरवाइज प्रैक्टिस स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है जब तक आपकी ट्रेनिंग पीरियड में प्रॉपर लर्निंग नहीं होगी। तो तो ट्रेनिंग आपने पीरियड में लर्निंग होनी चाहिए। यस प्लीज।
सो आपने सेल्फ स्टडी पे फोकस किया था या यू टुक सम क्लासेस और यू मूव टू, आपने पूरी पढ़ाई श्री गंगानगर में ही करी थी या यू मूव टू दिल्ली और सम अदर सिटी? फाउंडेशन एंड एग्जीक्यूटिव तो सेल्फ स्टडी ही किया था, ओके। और वो सेल्फ श्री गंगानगर में सेल्फ स्टडी किया था। एज आई सेड कि उस टाइम श्री गंगानगर में तो कंपनी सेक्रेटरी थे नहीं, तो फाइनल में डेफिनेटली आई नीड सम गाइडेंस, तो वहां से मिल ही नहीं सकती थी, बिकॉज वहां पे कंपनी सेक्रेटरी ही नहीं थे, तो इस कोर्स के रिगार्डिंग उस टाइम स्टडी नहीं थी। आज के टाइम डेफिनेटली डेवलप्ड अ लॉट कि अब हर जगह कंपनी सेक्रेटरी आपको मिल जाएंगे, स्टडी मिल जाएगी। दैट टाइम फॉर द प्रोफेशनल आई मूव टू दिल्ली। ओके। I take coaching from the Delhi definitely, because क्या होता है कि लॉ के कंसेप्ट आपको अपने आप पढ़ के क्लियर नहीं हो पाते उस लेवल तक जो आपको किसी की गाइडेंस से क्लियर हो सकते हैं। तो दैट टाइम जो गाइडेंस से चीजें क्लियर हुई, जो कोचिंग्स ली थी प्रोफेशनल्स की। बट मेरा मानना है कि कोचिंग्स के साथ भी हमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कि एटलीस्ट जिस दिन कोचिंग में जो हमने स्टडी किया है ना, अगर उसको रिपीट नहीं करेंगे ना, रिवाइज नहीं करेंगे, तो वो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मैंने सीएस की कोचिंग ली थी, कोचिंग का टाइम होता था 8:30 टू 5 o'clock, मतलब कंटिन्यू कोचिंग चलती थी, बीच में हाफ हाफ आवर के 2 ब्रेक्स के साथ। तो 5 o'clock के बाद भी यू हैव टू रिवाइज, कि जो आज 8 आवर्स में मैंने स्टडी किया, हैव टू रिवाइज। तो उस बेस पे डेफिनेटली अब प्रोफेशनल्स हो तो एफर्ट्स तो हमें करने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। Yeah. सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू कम इनटू प्रैक्टिस? मतलब आपने जॉब का नहीं सोचा? बिकॉज एक क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि जब क्वालिफिकेशन के बाद कि जॉब में जाएं या प्रैक्टिस में जाएं। Right. सो See, व्हाट वाज योर मोटिवेशन फॉर कमिंग इनटू प्रैक्टिस? गुड क्वेश्चन, और प्रैक्टिकली जो मैंने फेस किया है, आई नेवर थॉट कि आई विल गो इनटू प्रैक्टिस। अभी जैसा आपने बोला, आपने सोचा नहीं, बल्कि उल्टा था, मैंने ऑलवेज सोचा था कि मुझे जॉब में ही जाना है। थ्रू आउट माई ट्रेनिंग पीरियड, चाहे मैंने ट्रेनिंग फॉर्म में किया, फॉर्म में ट्रेनिंग का मेरा पर्पज था कि मुझे लर्निंग करनी है, बट थ्रू आउट माई ट्रेनिंग पीरियड इट वाज इन माई माइंड कि नहीं, मुझे कंपनी में ही जाना है, कि मुझे जॉब ही करनी है, मुझे प्रैक्टिस में नहीं करनी है। इसका एक रीजन ये बोल सकते हो कि प्रैक्टिस में मैंने अपने एम्प्लॉयर को देखा था, अपने ट्रेनर को देखा था, कि प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एफर्ट्स होते हैं। बिकॉज आई जस्ट फेल्ट दैट टाइम, बिकॉज उस टाइम तो हम बच्चे ही होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। दैट टाइम आई फेल्ट कि नहीं, जॉब में जाएंगे तो जॉब में इतनी ज्यादा इश्यूज या मारामारी नहीं होगी जितनी प्रैक्टिस में होती है। तो जब तक मेरी मेंबरशिप आई थी, टिल दैट डेट आई वाज हैविंग अ व्यू कि नो, आई विल गो विद द जॉब ओनली। इवन ऐसा नहीं है, मैंने जैसे ही मेरी मेंबरशिप आने वाली थी, जो मैं जैसे 14 अप्रैल को आई, जब मेरी मेंबरशिप के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, आई हैव गिवन इंटरव्यू आल्सो इन द 3 और 4 कॉर्पोरेट्स। इंटरव्यूज मैंने 3 और 4 कॉर्पोरेट्स में दिए, इंटरव्यूज मैंने क्लियर भी किए। बट दैट टाइम आई डोंट नो कि क्या ऐसा हुआ या क्या था, कि आई वाज हैविंग ऑफर कि मेरे पास प्रैक्टिस भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। और एज यू नो कि एज अ बनिया पर्सन, ऑलवेज पेरेंट्स हैविंग अ व्यू कि अपना बिजनेस इज बेटर देन ऑलवेज अ जॉब। तो वो एक व्यू चल रहा होता था, और दूसरा जो पर्सनल व्यू था कि नहीं, जॉब में जाना है, भी हुआ। बट दैट टाइम इंटरव्यूज के बाद ऐसा लगा कि नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैव जस्ट गिवन 6 मंथ टू मी। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, तो मैंने इस व्यू के साथ की थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई विल स्टार्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट द लाइफ। जब मैंने इस व्यू से प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, आई विल गिव 6 मंथ। अगर 6 मंथ में मुझे लगा कि यस आई कैन डू प्रैक्टिस, आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज डेफिनेटली आई कैन गो विद द जॉब। बिकॉज न्यू एक्ट था, मैं स्टडी भी कर रहा था, तो मेरे को उस चीज का तो कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे, और लर्निंग भी फॉर्म में अच्छी की थी। तो दैट आई वाज कॉन्फिडेंट कि नहीं, कंपनीज में जाऊंगा तो इंटरव्यूज क्लियर हो जाएंगे, बट लेट्स गिव 6 मंथ टू द प्रैक्टिस। तो वो जो 6 मंथ दिए ना, तो मैं जनरली एक लाइन बोलता हूँ, वो 6 मंथ में प्रैक्टिस का खून लग गया था। उसके बाद तो बस ये था कि कहीं से ऑफर भी आ रहा था अगर जॉब का, डेफिनेटली आई गोट द ऑफर। बट उसके बाद था नहीं, नहीं जाना है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, वट एवर, बट अब प्रैक्टिस के साथ ही कंटिन्यू करना है। तो वो जो 6 मंथ दिए, 6 मंथ में जब प्रैक्टिस की ना, जो प्रैक्टिस के भी देखो, दोनों चीजों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है। चाहे आप जॉब में एब्सोल्युटली। जाएंगे, प्रैक्टिस में जो एब्सोल्युटली। सबसे बड़ा बेनिफिट लगा, यू आर योर बॉस, यू आर ऑन योर बॉस, कि आपके पास एक इंडिपेंडेंस है। जो चीज आप जब करना चाहो वैसे कर सकते हो, जैसे कि है ना, अभी अभी हम आएंगे इस लाइफ पे कि कैसे ब्लॉगिंग एंड ऑल शुरू हुई। बट एक था कि जॉब में मुझे वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी जो प्रैक्टिस में मेरे पास इंडिपेंडेंस है, कि आज मुझे अगर कुछ ये चीज करनी है तो यही करना है, ये नहीं करना है। तो वो चीज के साथ एक जो स्टार्ट हुआ, और एक जो चैलेंजेस, डेफिनेटली प्रैक्टिस में बहुत चैलेंजेस आते हैं। बिकॉज एक नया क्लाइंट आता है, उसका कोई एक नया केस है, नया टास्क है, आपको उस पर स्टडी करना है, उस पर वर्क करना है।
तो उन सभी के साथ जो प्रैक्टिस में इंटरेस्ट आने लगा तो वो आज तक कंटिन्यू चल रहा है। तो आपने प्रैक्टिस अकेले स्टार्ट करी और यू स्टार्टेड पार्टनरशिप, और हाउ व्हाट वाज द मोड ऑफ स्टार्टिंग द प्रैक्टिस? नहीं, प्रैक्टिस मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है सिंस मैंने ऑलवेज इंडिविजुअल प्रैक्टिस ही स्टार्ट की थी। ओके। डेफिनेटली अलोंग विद मी मेरे सीनियर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मेरे साथ, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। तो बट ये था कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी आपकी अपनी फर्म हो सकती है, उनकी अपनी, तो बट उनसे सपोर्ट ये रहता था कि इनिशियल डेज पे जो एफर्ट्स होते हैं, इनिशियल डेज पे जो आपको वर्क चाहिए होता है, तो दैट आई विल गेट फ्रॉम देयर। और एक आपको पता है कि एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी चीजों पे आपको एक्सपीरियंस पर्सन के व्यू चाहिए होते हैं, तो वो मुझे उनसे मिलता गया है, वो आज तक मिल रहा है। दैट थिंग डेफिनेटली हेल्प। दैट्स ग्रेट। सो अब आपकी टीम कितनी बड़ी है अप्रोक्सीमेटली? आज की डेट में वी आर हैविंग अ कंप्लीट स्टाफ ऑफ द 15 पर्सन, ओके। so the trainees, qualified and other staff. सो अब आपने व्हाट वाज योर, मतलब हमारे प्रोफेशन में यू हैव टू नेटवर्क आल्सो, एज यू सेड कि आपने आपके कोई फ्रेंड थे, आपके कोई सीनियर थे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तो आपने उनके साथ नेटवर्किंग करी। उसके अलावा भी आपने प्रोफेशन में नेटवर्किंग करी, हाँ, कैसे करी? देखो वहां तो उनसे नेटवर्किंग का तो रीजन था कि एक व्यू एक्सपीरियंस लेने के लिए। हम्म। बट द वर्किंग वाइज जो आपको नेटवर्किंग चाहिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जब मैंने सीएस की, जैसा मैंने अभी बताया कि श्री गंगानगर से मैंने फर्स्ट पर्सन एज अ सीएस की वहां मुझे किसी को नहीं जानता था। फैमिली में कोई सीएस नहीं था, चार्टर्ड अकाउंटेंट से डेफिनेटली, बट वो लोग भी जॉब में थे तो उनसे भी कोई बेनिफिट तो भी नहीं मिला। तो जो नेटवर्किंग की चीज है ना, इसके लिए जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट था ना, ये एज अ सीएस जब हम अप्लाई करते हैं मेंबरशिप के लिए, उससे पहले 15 डेज की हमें एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हम चाहे वो आरओसी आरडी किसी डिपार्टमेंट में कर सकते हैं या मर्चेंट बैंकर्स के पास कर सकते हैं। तब यही रूल था, आज की डेट में तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी अलाउड है, बट तब अलाउड नहीं था। तो आई हैव जॉइंड वन मर्चेंट बैंकिंग फर्म फॉर द जस्ट 15 डेज ट्रेनिंग, बिकॉज उस टाइम ये होता था कि 15 डेज का सर्टिफिकेट चाहिए, तो कहीं भी ज्वाइन करके आई नीड दैट सर्टिफिकेट। तो दैट टाइम, जैसा मैंने बोला, न्यू कंपनीज एक्ट आया था, इस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की थी, कंपनीज एक्ट 2013। तो जहाँ ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वहाँ जो सीनियर थे, दे सेड कि ओके दिवेश, आप अभी 15 डेज के लिए हो तो बहुत ज्यादा, डेफिनेटली यू कैन, दे कैन नॉट असाइन मी द वर्क। बट ये था कि अच्छा, ये न्यू कंसेप्ट आया है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक न्यू कंसेप्ट आया है, इसलिए हमें पूरा एक राइटअप बना के दो कि क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोविजन है। तो आई वर्क फॉर 2 to 3 डेज और एक पूरा वो राइटअप बनाया। वो राइटअप उन्हें पसंद भी आया। तो उस टाइम ये था कि सब कुछ नया था, वो राइटअप सभी के लिए नया था। तो आई ट्राइड टू पब्लिश ऑन द वेबसाइट, तो किसी साइट के थ्रू वो पब्लिश भी हो गया। तो वहां से उस चीज का मोटिवेशन आया कि अच्छा, कुछ लिखा, वो पब्लिश भी हो गया, तो एक आपको, आपके लिए एक अच्छा फील होता है। तो वहां से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की कि आर्टिकल्स लिखने हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो भी पब्लिश कर दे आई एम रेडी टू गिव एनीवन, क्योंकि मुझे तो नॉलेज शेयर करना है, मार्केट और नेटवर्किंग करनी है। तो वो जो स्टार्टिंग किया, वहां से एक्चुअल नेटवर्किंग स्टार्ट हुई। जैसे आज मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, अब किसी की कोई क्वेरी है, एज अ प्रोफेशनल, फॉर एग्जांपल आपकी क्वेरी है, आप देखेंगे अच्छा न्यू कंसेप्ट है, इस पर्सन ने लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर है, यू विल कॉल मी और मैसेज में कि ये क्वेरी है या कैसे करना है, या आप कर देंगे क्या। तो उस चीज से जो वो मेरा स्टार्ट हुई थी जर्नी, वहां से एक्चुअली मेरी प्रैक्टिस की लाइफ स्टार्ट हुई थी। कि जो उस टाइम, बिकॉज क्या स्टार्टिंग में क्या होता है, एज अ फ्रेशर जब आप स्टार्ट करते हो ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन और डीमोटिवेशन एक ही चीज होती है कि उस टाइम आपके पास वर्क नहीं होता है। हो सकता है कि रेगुलर आपके पास 1 या 2 घंटे का वर्क हो, बाकी फुल डे आप फ्री हो। नाउ इट्स ऑन यू कि आप वो रिमेनिंग टाइम कैसे यूज करते हो। आप रिमेनिंग टाइम सिर्फ इस डिमोटिवेशन में यूज कर देते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, या वो रिमेनिंग टाइम किसी प्रोडक्टिव चीज पे यूज कर देते हो। तो दैट टाइम, जो वो टाइम था, जो फ्री टाइम होता था, आई स्पेंड दैट टाइम ऑन द राइटिंग ऑफ द आर्टिकल्स ऑन द कंपनी लॉ। बहुत आर्टिकल्स लिखे उस टाइम, कंपनी लॉ न्यू था तो एवरीथिंग वाज न्यू। जबकि आज की डेट में भी मैं फ्रेशर्स को ये बोलूंगा, इतने अमेंडमेंट्स आते हैं कि आज के दिन में भी मैं जब कोई सेशन लेता हूँ ना, मैं न्यू कंपनीज एक्ट वर्ड यूज करता हूँ, ओल्ड कंपनीज एक्ट नहीं करता हूँ। बिकॉज आज की डेट में भी इतने नए अमेंडमेंट आ चुके हैं कि वो न्यू ही है कंपनीज एक्ट जब वही से होता आया है। है। तो वो जो नेटवर्किंग का जो आपका चीज है, तो जब जैसे आर्टिकल्स, ब्लॉगिंग की, तो वो अब जब वेबसाइट्स पे जाती है तो आपको पता है डिजिटलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तब व्हाट्सएप भी आ चुका था। तो थ्रू आउट द कंट्री लोग उसे स्टडी करते हैं, रीड करते हैं। तो किसी की कोई क्वेरी होती थी या कोई काम आता था, तो धीरे धीरे दैट बाय दैट वे एक नेटवर्क बिल्ड हुआ। क्या साउथ से किसी का कॉल आ रहा है, उसको उन्होंने कोई असाइनमेंट करवाया, कोई वेस्ट से, मुंबई से किसी का आ रहा है, दिल्ली से, तो उस बेस पे धीरे धीरे नेटवर्क डेवलप हुए।
तो मेरी नेटवर्क जर्नी प्रैक्टिकली स्पीकिंग पर्सन टू पर्सन नहीं होके थ्रू माय एफर्ट जो मैंने ब्लॉगिंग के थ्रू या आर्टिकल सीख के किए, दैट हेल्प मी इन क्रिएट माय नेटवर्क। और आई सजेस्ट टू एवरीवन, स्पेसिफिकली टू द फ्रेशर्स जो आज भी प्रैक्टिस में आते हैं, ये अभी भी आज की डेट में भी ये बेस्ट वे है नेटवर्किंग का। डेफिनेटली एफर्ट्स, हार्ड वर्क ज्यादा होता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट जब हम सीएस बनने के लिए इतने एफर्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी 5-6 साल, 2-3 साल 5 साल और इतने एफर्ट्स कर लेते हैं, डेफिनेटली दिस थिंग विल पे इन द फ्यूचर। सो आपने जैसे बताया कि एक आपका ब्लॉगिंग का रहा, तो व्हाट वर योर अदर सीक्रेट्स ऑफ सच अ फास्ट ग्रोथ? उसके लिए सबसे बड़ी चीज है जो कि आप जो भी चीज स्टार्ट करो ना, उसको कंटिन्यू करो। आई हैव सीन मैनी पर्सन्स कि हम लोग कोई चीज स्टार्ट करते हैं और वो अच्छी भी है, बट हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। जैसे आज ब्लॉगिंग को मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, इन लास्ट 7-8 years आई हैव ऑब्जर्व मैनी पर्सन कि उन्होंने भी मेरे बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की, जहां से भी मोटिवेशन उन्हें मिला, बट उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, बट एक लेवल के बाद 2 मंथ 6 मंथ और उसके बाद दे स्टार्टेड समथिंग एल्स, उन्होंने वो चीज छोड़ दी। तो पहली चीज अगर मैं बोलूं एज अ प्रोफेशनल फॉर द सीक्रेट ऑफ द ग्रोथ, कि जो भी चीज स्टार्ट करो ना उसे कंटिन्यू करो। मे बी दैट टाइम जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब मेरे पास बहुत टाइम था ब्लॉगिंग के लिए, जब मेरे पास वर्क नहीं था। आज की डेट में वर्क भी है तो मैं एक ही एक्सक्यूज ले सकता हूँ कि आज की डेट में वर्क है तो मैं ब्लॉगिंग छोड़ देता हूँ, बट दैट एक्सक्यूज वी शुड अवॉइड। कि जो चीज हमने स्टार्ट की है ना, जिस चीज की वजह से हमें कुछ गेन हुआ है, कुछ हमें मिला है, वी शुड कंटिन्यू विद दैट थिंग। ये सबसे बड़ी चीज है जो मैं बोलूंगा सीक्रेट ऑफ द ग्रोथ, की कुछ भी स्टार्ट करो ना उसे कंटिन्यू करो। अब लास्ट ईयर ही आपने देखा होगा, लॉकडाउन में बहुत सारी नई प्रोफेशनल वेबसाइट बनी, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ब्लॉग्स डालना स्टार्ट किया, बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वो वेबसाइट्स भी बंद हो, दे डिडंट कंटिन्यू दैट। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि एज अ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, कि हमें हर अपनी चीज में कंटिन्यूटी रखनी है, कांस्टेंट रहना है कि हमें कंटिन्यूटी के साथ वो चीज करनी है। आज भी अमेंडमेंट आता है, जैसे कि अभी हम बिफोर दिस सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे कि रेगुलर बेस पे अमेंडमेंट आते हैं एवरी मंथ, चाहे हम जीएसटी ले लें, इनकम टैक्स ले लें, कंपनी टैक्स, 6 से 7 अमेंडमेंट एवरी मंथ आते हैं। तब उन अमेंडमेंट्स को ये तो एटलीस्ट हमें स्टडी करना है, हमें ग्रैब करना है, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज कोई अमेंडमेंट आता है ना, प्रैक्टिकली हमसे पहले हमारे क्लाइंट के पास पहुंच जाता है कि अमेंडमेंट आया है। तो ऐसा भी बहुत बार हो सकता है कि आपने स्टडी भी नहीं किया और क्लाइंट का कॉल आ गया कि इसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो उस चीज के लिए जो हमें एक कंटिन्यूटी रखनी है कि कोई भी अमेंडमेंट आए ना, ठीक है डीप में मत जाए, बट एटलीस्ट स्टडी, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ये अमेंडमेंट आया है। ये चीज मैंने देखा है कि बहुत सारे हम प्रोफेशनल्स में ये फेलियर होता है कि हमें लगता है कि अमेंडमेंट आया है, बट इस अमेंडमेंट का भी मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट है बाद में देख लेंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर जो आज का सिनेरियो है लास्ट 7 ईयर से और आने वाले 4-5 साल भी ये चलने वाले हैं अमेंडमेंट, तो जब भी जो अमेंडमेंट आए ना, एटलीस्ट स्टडी सेम डे, बिकॉज हमें पता तो होना चाहिए ना किस टॉपिक में क्या अमेंडमेंट आया है और क्या उसका इम्पैक्ट है। बिकॉज एज अ प्रैक्टिसिंग हो सकता है कि मेरे पास आज 100 कंपनीज है, सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, वो किसी 10 कंपनीज को, किसी एक कंपनी को इम्पैक्ट कर सकता है, या मैं किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो उस कंपनी की वो इम्पैक्ट कर सकता है। तो एटलीस्ट वी शुड गो थ्रू दैट। तो दो चीजें मैं डेफिनेटली बोलूंगा, एक आज के सिनेरियो को देखते हुए जो लास्ट 7 ईयर से चल रहा है, जब भी अमेंडमेंट आए इमीडिएटली जस्ट रीड दैट अमेंडमेंट, एंड अगर इफ यू हैव टाइम और यू कैन मैनेज द टाइम, देन डेफिनेटली एनालाइज इट ऑल्सो कि वो आपको या आपके किस क्लाइंट को कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। और सेकंड थिंग, अगर एज अ प्रोफेशनल आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, उसे कंटिन्यू करो। हो सकता है आपने 6 मंथ किया, आपको लगा यार कोई इसमें ग्रोथ नहीं है, कोई मुझे पे ऑफ नहीं है, तो मैं नहीं छोड़ देता हूँ। बट जब हम कंटिन्यू करते हैं ना एक चीज को, तो लेटर ऑन उस चीज के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। बिकॉज शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हर चीज के मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ चीजों के बेनिफिट लॉन्ग टर्म में जाके मिलते हैं। तो दैट थिंग वी शुड डू। सो आप बहुत सारी चीजें, आप बहुत सारी अपडेट सिर्फ पढ़ते नहीं, आप शेयर भी बहुत ज्यादा करते हैं। शेयरिंग का जैसे आपने बताया कि ब्लॉगिंग तो कर ही रहे थे, लेकिन फिर आपने ग्रुप्स वगैरह कुछ बनाए व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए दो चीज होती है कि जब आपको ये इंटरेस्ट आता है ना कि यू हैव टू स्टडी द लेटेस्ट अमेंडमेंट, कुछ भी आता है तो आपको उनको स्टडी करना है। इफ यू हैव दैट थिंग कि नहीं मुझे स्टडी करना है, तो जो मैंने एक चीज पर्सनली फेस किया है, जब हम स्टडी करते हैं और या जब हम उस पर कोई राइट अप या कुछ उसका एनालिसिस बनाते हैं ना, तो हम एक अलग लेवल पे स्टडी करते हैं। जनरली मैंने एक सर्कुलर स्टडी किया,
मुझे उसकी ना टेक्निकलिटी समझ नहीं आएगी, बट जब मैं उस पर कोई राइट अप या कुछ बनाने लग जाता हूँ ना, तो ऐसे ऐसे इतनी चीजें आती है कि आई जस्ट ऑल्सो कंफ्यूज कि अच्छा इसका आंसर क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या होगा। तो वो चीज एक मोटिवेट करती है कि नहीं, मुझे इसको अच्छे से अगर स्टडी करना है डीप में, तो मुझे कुछ लिखना पड़ेगा इस पे, बिकॉज तभी क्वेश्चंस आते हैं। अदरवाइज एक जनरल सर्कुलर स्टडी करके आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जब मैंने अमेंडमेंट्स के साथ भी यही होता है कि जब अमेंडमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है कि चलो इस पे कुछ थोड़ा सा चाहे 2 पेज का राइटअप बनाता हूँ। उस राइटअप बनाने के चक्कर में क्या होता है कि आप उसको डीप में आपको वो अमेंडमेंट समझ आने लग जाता है। और जैसा मैंने बताया कि ब्लॉगिंग जब मैंने शुरू में स्टार्ट की थी, तो शेयरिंग करना एक वो वेबसाइट्स पे डिफरेंट डिफरेंट पे शेयर किया। उस टाइम वेबसाइट्स होती थी, सिर्फ वही एक मोड होता था शेयर करने का। आज के टाइम वी आर इन द 21st century, 2021 चल रहा है, तो वी आर हैविंग लॉट ऑफ मोड ऑफ शेयरिंग। वी आर हैविंग व्हाट्सएप विद अस, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लॉट ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफॉर्म्स आर देयर। तो जस्ट टू ईयर बैक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करने शुरू किए। मैंने अपना एक नेम किया कि ज्ञान गुरुकुल के नेम से व्हाट्सएप ग्रुप प्रोफेशनल्स के थ्रू शुरू किए। उसका जो मेन मोटो था फॉर बिहाइंड दैट व्हाट्सएप ग्रुप, ये था कि बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत छोटी छोटी क्वेरीज होती है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ी क्वेरी, बट जो छोटी छोटी क्वेरीज होती है उन्हें हमें इमीडिएट उनके आंसर्स कई बार नहीं मिलते हैं, या हमें किसी की ओपिनियन चाहिए होती है प्रोफेशनल्स की, और कुछ भी अमेंडमेंट आता तो इमीडिएट शेयर करने के लिए। तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू किया था। दैट टाइम डेफिनेटली इट वाज लाइक दिस कि 2-3 व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं कि जो प्रोफेशनल टच में हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। बट एज ऑन डेट आई एम हैविंग 54 व्हाट्सएप ग्रुप, 54 व्हाट्सएप ग्रुप इन द नेम ऑफ ज्ञान गुरुकुल, जिसमें मैं रेगुलर बेस पे अपडेट शेयर कर रहा हूँ। रेगुलर बेस पे मेंबर्स की क्वेरी रिजॉल्व होती है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है ग्रुप का, if I am busy, I am not resolving the queries, but at least out of 250 member कोई तो resolve कर ही देगा, आंसर दे ही देगा। तो Absolutely. ultimately motto behind these WhatsApp groups or these updates to help the profession, help the fraternity, whether a chartered accountant or company secretary, help the fraternity। तो वो एक हेल्प हो रही है। तो जब स्टार्टिंग में वो 2-3 ग्रुप का जो मोटो था वो आज 54 ग्रुप हो गया है। उसके पीछे पर्पज ही ये है कि इट्स हेल्पिंग द फर्टर्निटी। सेकंड, जब अपडेट्स आते हैं डेफिनेटली उस टाइम हम डिफरेंट वेबसाइट पे पब्लिश करते थे, धीरे धीरे नई चीजें समझ आती है। आई क्रिएटेड माय ओन ब्लॉग। आज की डेट में csdeveshgol.in के नाम से मेरा अपना ब्लॉग है कि कोई भी मेरा राइटअप होता है एटलीस्ट, बिकॉज क्या होता है उस टाइम मेरे पास एक इशू आता था आज से 3-4 साल पहले। जनरली सामने वाला पूछता था सर आपके आर्टिकल नंबर 100 रीड कर रहा हूं मैं, बाकी 99 कहाँ मिलेंगे। अब लोगों की वेबसाइट पे कहाँ मैं ढूंढने के लिए लिंक दूं। तो वहां वो कंसेप्ट माइंड में आया कि व्हाई डोंट क्रिएट योर ओन ब्लॉग। तो आप नंबरिंग भी देते थे आर्टिकल्स को? क्या ये मैंने स्टार्टिंग से किया था। तो रिसेंटली लास्ट वीक आई हैव कंप्लीटेड 700 आर्टिकल्स। Okay. डे बिफोर That's यस्टरडे आई great. रिटन 700 फर्स्ट आर्टिकल। That's great. तो नंबरिंग का पर्पज ये होता था कि एटलीस्ट सामने वाले को अगर कुछ और पता तो चले कि कितने लिखे हैं, ताकि पीछे का कुछ चाहिए हो तो उन्हें मिल जाए। तो वो नंबरिंग के कंसेप्ट के कारण तो लोग पूछते थे पुराने आर्टिकल। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड माय ब्लॉग कि अब किसी को अगर कोई भी मेरा आर्टिकल चाहिए तो मेरा आर्टिकल डेफिनेटली मेरे ब्लॉग पे मिल जाएगा आपको। तो फिर मैंने वो ब्लॉगिंग शुरू की रिसेंटली लास्ट ईयर इन जुलाई 2020। बिकॉज वी नो एज अ प्रोफेशनल सबसे बड़ा इशू हमने फेस किया है जॉब्स का। तो इन जुलाई 2020 with my wife I have started a group on the Facebook for the vacancies for the company secretaries. Recently day before yesterday टोटल 15,000 मेंबर्स हो गए हैं उस फेसबुक ग्रुप में। 15,000 प्रोफेशनल थ्रू आउट द कंट्री। बेस पे मेरी वाइफ उसमें अपडेट्स जॉब वैकेंसी शेयर कर रही है। मतलब अप्रोक्सीमेटली मंथ में ज्यादा नहीं तो 400 से 500 वैकेंसीज इज शेयरिंग दे आर। That's तो great. उसका भी एक सिंपल पर्पज है, उसका एक बहुत सिंपल मोटो है, टू हेल्प द प्रोफेशनल फर्टर्निटी। बिकॉज मेरा मानना है कि इंस्टीट्यूट हैज गिवन अस लॉट। जो डिग्री दी है ना, दैट इज अ बिग थिंग फॉर अस। So now we should work for the help of the profession. So like I'm sharing the update now, she has started this job vacancy update. So since last 1 year, she is sharing the job vacancies So on that portal. your wife is also a CS? Yeah, she is also CS. Her name is अच्छा. Priyanshi Goyal. Okay. So आपकी if you don't mind me asking, आप you met during your study days or what? No, definitely not. I recently married on the 30th November Oh, 2020, just 6 months okay. before. Okay. So we met in 2019 only Okay. and got married in 2020. Okay. And last year during lockdown, So we have started this. post profession marriage है. Yes, Post practice marriage. not from the study time.
Not from the study time, because I met many people who find their soulmates during their study time or tuitions or during Will those not happen with us. periods. Sorry to interrupt you, please. तो जो ये अपडेट्स का मोटो है, एटलीस्ट देखो, फर्स्ट मोटो डेफिनेटली, माय फर्स्ट मोटो इज ऑलवेज टू शेयर द नॉलेज, बिकॉज लास्ट 7 ईयर में बहुत बार बहुत लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि व्हाई यू आर सर्कुलेटिंग योर आर्टिकल्स, योर राइटअप्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यू शुड चार्ज समथिंग फॉर दैट। तो मेरा एक ही आंसर होता है कि ये जो चीज नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, इसका मेरा एक्चुअल बस सिंपल एक ही पर्पज है, टू शेयर द नॉलेज। जो आर्टिकल्स भी है, वीडियोस भी है, वट एवर, आई डोंट वांट टू चार्ज फॉर दिस। चार्ज करने के लिए प्रैक्टिस इनफ है, वहां मैं क्लाइंट से चार्ज कर लूंगा। नॉलेज शेयरिंग के लिए मुझे अपने प्रोफेशनल ब्रदर्स से, प्रोफेशनल फर्टर्निटी से चार्ज नहीं करना है। तो फॉर विद दिस मोटो हमने ये नॉलेज अपडेट स्टार्ट किया। अब ये वैकेंसी अपडेट जो स्टार्ट किया है, वैकेंसी अपडेट में सबसे अच्छा होता है कि व्हेन समवन मैसेज यू कि आपके थ्रू उनको वैकेंसी या जॉब मिल गई है, यू फील रियली मोटिवेट। तो वही एक मोटिवेशन है कि शी इज डूइंग रेगुलर बेस पे, वो वहां पे वैकेंसीज भी अपलोड कर रही है। एंड आवर दैट पोर्टल ऑफ वैकेंसीज आल्सो वर्किंग वेरी गुड कि रिसेंटली 15,000 प्रोफेशनल उसे ज्वाइन कर चुके हैं। That's great. आई विल गिव That's द लिंक टू यू आल्सो कि आप भी अपनी वीडियोस में उन्हें डाल सकते हैं, वीडियो के नीचे। बिल्कुल, आप मेरे से शेयर कर दीजिएगा, मैं उनको प्लेस कर दूंगा। सो आप ब्लॉगिंग करते करते वीडियो मेकिंग में कब से आ गए, कैसे आए? वीडियो मेकिंग में जो आने का रीजन था ना, दैट वाज लास्ट लॉकडाउन। ओके। बिकॉज देखो, हमें पता है कि लास्ट लॉकडाउन वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन और शॉक फॉर एवरीवन। बहुत चीजें अप्स एंड डाउन्स हुई है, बट वही मेरा एक ही चीज है कि अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स के बीच में भी अगर हम कुछ प्रोडक्टिव निकाल पाए, दैट विल हेल्प अस। तो उस टाइम जो प्रोडक्टिव चीज आई फील कि जो लास्ट लॉकडाउन था, सभी फ्री थे, यू नो कि 2.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली थ्रू आउट द कंट्री, कोई ऑफिस थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑफिस ओपन नहीं थे, कहीं कुछ था नहीं, एवरीवन वाज एट होम। तो दैट टाइम आई केम विद दिस कंसेप्ट ऑफ द यूट्यूब चैनल। ओके। यूट्यूब चैनल मैंने लास्ट मतलब लॉकडाउन से पहले 2019-20 में स्टार्ट कर दिया था, बट कभी इतना अपडेट नहीं किया था। कि शुरू में 4-5 वीडियोस बनाई, बट इंटरेस्ट नहीं आया था। बट लास्ट लॉकडाउन वाज द एक्चुअल ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लॉकडाउन में मैंने जब यूट्यूब चैनल ओपन किया, कुछ वीडियोस बनाए, इवन 20 to 25 मैंने वेबिनार्स भी किए। कि जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, ज्ञान गुरुकुल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इतना बड़ा एक फैमिली हो गई है ज्ञान गुरुकुल की, कि कुछ भी वेबिनार करना होता है तो उन्हीं के थ्रू ही मेरा एक वेबिनार कंप्लीट हो जाता है। आई डोंट हैव टू लुक आउटसाइड। तो काफी वेबिनार्स भी किए, वीडियोस भी बनाई। तो रेगुलर बेस पे देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ कि कुछ भी हम करते हैं ना, अगर वहां पे आपको कहीं भी एप्रिसिएशन मिलती है ना, दैट थिंग मोटिवेट। मतलब मेरे साथ तो है, अगर किसी चीज में एप्रिसिएशन मिलती है ना, तो वो चीज मोटिवेट करती है, तो और करने का मन करता है। तो जब लास्ट लॉकडाउन में वीडियोस बनाई, वेबिनार्स किए, तो उन लोगों से, प्रोफेशनल से काफी एप्रिसिएशन आई। दैट थिंग हेल्प, उस थिंग से जो हेल्प हुई, आज तक यूट्यूब चैनल कंटिन्यू चल रहा है। रिसेंटली लास्ट वीक यूट्यूब पे भी 9,000 सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं, और अप्रोक्सीमेटली 200 वीडियोस वहां पे है प्रोफेशनल्स के लिए, और प्रोफेशनल्स अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो चीज है, दैट थिंग मोटिवेट यू कि आपको रेगुलर करते रहना है, एक नॉलेज शेयर हो रहा है। तो दूसरा ये रहता है कि देखो, कुछ भी अमेंडमेंट आता है तो आई राइट अ ब्लॉग ऑन दैट। तो जनरली इस कंसेप्ट पे आ गया कि ब्लॉग लिखने के साथ एटलीस्ट 5 to 10 मिनट की उस पर एक वीडियो भी अपलोड कर दें। बिकॉज जो टाइम चेंज हो गया है ना लास्ट 2-3 ईयर्स में, अब लोग पढ़ने से ज्यादा ऑडियो पे और चले गए हैं, ऑडियो वीडियो पे, क्योंकि और जल्दी समझ आता है। तो उस चीज के साथ मैंने यूट्यूब चैनल भी कंटिन्यू कर दिया है। That's great. So, आप how you grow? How have you grown from 0 to 1,000 subscriber in such a short span of time? जी, आप 0 to 9,000 सब्सक्राइबर जो लास्ट 2 ईयर्स में ही हुए हैं, प्रैक्टिकली 1.5 ईयर में, उसका Okay. रीजन यही है कि जो एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, लास्ट 7 ईयर से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जैसा मैंने अभी बोला, मेरे 54 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। अब जो 54 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 to 12,000 प्रोफेशनल आर द पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप। तो दे आर द सब्सक्राइबर्स। और बाकी जो न्यू न्यू प्रोफेशनल्स आते हैं, डेफिनेटली अगर एनीवन लाइक्स योर वीडियो, तो वो सब्सक्राइब करेगा। और आज के डेट में आपको पता है कि सोशल मीडिया चैनल इतने हो गए हैं कि आप सर्कुलेट कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास Absolutely. बहुत ऑप्शन है। Absolutely. और अगर आपका कंटेंट अगर यूजफुल है, तो डेफिनेटली पीपल विल फॉलो यू। So, how do you describe the impact of pandemic on the profession? इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक, इसके भी देखो दो चीजें हैं। वही जैसे मैं बोलूँ कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीजों के होते हैं। डेफिनेटली पैंडेमिक ने थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट किया है।
अगर इंडस्ट्रीज इम्पैक्ट होगी तो वी आर द प्रोफेशनल जो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट्स के साथ चलते हैं। अगर कॉर्पोरेट्स इम्पैक्ट होंगे तो हम साथ में इम्पैक्ट होंगे ही। बट इस पैंडेमिक से अगर हमें देखें तो हमें कुछ नई चीजें भी मिली है, कुछ अच्छी चीजें भी सीखने को मिली है पैंडेमिक से। अगर फर्स्ट चीज मैं अगर पैंडेमिक का बेनिफिट बताऊं तो पैंडेमिक के बाद हम लोग फिजिकल मोड से ऑनलाइन मोड पे बहुत आ गए हैं। तो वो चीज एज अ प्रोफेशनल हमें एक बेनिफिट दे रही है। बिकॉज पहले अगर इफ आई एम सिटिंग इन दिल्ली, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, मुझे गुड़गांव में किसी क्लाइंट से मीटिंग करनी है, तो इट्स मीन्स उस 1 आवर की मीटिंग के लिए मेरा फुल डे मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बाकी सारा टाइम आपका ट्रैवलिंग में लग जाएगा। उस चीज में बेनिफिट क्या मिला है, नाउ एवरीवन इज कंफर्टेबल विद द ऑनलाइन मीटिंग। नाउ जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे हैं। तो ये एक एज अ प्रोफेशनल हमें एक नया टूल मिला है, एज अ प्रोफेशनल हमें ग्रोथ में एक नया ऑप्शन मिला है कि हम थ्रू आउट द वर्ल्ड अब किसी के साथ भी मीटिंग करने के लिए रेडी रहते हैं एनी टाइम। तो ये एक हमें नई चीज सीखने को मिली है। और मैंने जो फेस किया है, लाइक पहले हमने कभी वेबिनार्स नहीं देखे थे प्रोफेशनल फर्टेनिटी, हम सिर्फ सेमिनार्स पे फोकस करते थे। और एज अ स्पीकर भी क्या होता था, एक सेमिनार के लिए आपको दूसरी सिटी में ट्रैवल करना है तो आपको 1 और 2 डे आपका एक तरफ 2 आवर के सेमिनार के लिए स्पेंड हो जाता था। अब वेबिनार्स के थ्रू क्या हो गया, आप अपने ऑफिस में बैठ के, अपने घर बैठ के थ्रू आउट द कंट्री आप नॉलेज शेयर कर पा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हमने जो एज अ प्रोफेशनल लर्न की है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये लर्निंग भी बहुत अच्छी हुई है हमारे लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोर्ड मीटिंग पहले कंसेप्ट था 2014 से, लेकिन आज तक किसी ने यूज नहीं किया था। सिर्फ 10% यूज करते थे, बट अब 90% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कंसेप्ट यूज करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल हमें बहुत सारी नई चीजें मिली है। बट डेफिनेटली देखो, एक इम्पैक्ट है, पूरा पेंडेमिक ने अगर इंडस्ट्री को इतना हिलाया है, इंडस्ट्री को इतना इम्पैक्ट किया, तो प्रोफेशनल पे एक इम्पैक्ट ग्रोथ का तो आया है कि लास्ट 1 and 1.5 year से वी आर ऑन अ नॉर्मल पॉइंट की जो हम 1.5 year पहले जिस पॉइंट पे थे आज भी उसी पॉइंट पे है। ग्रोथ लेवल मैन मेरे को नहीं लगता कि किसी के साथ भी ग्रोथ लेवल हुआ है। देखो, जब वी आर द प्रोफेशनल जो इंडस्ट्रीज के साथ चलते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ चलते हैं, अगर कॉर्पोरेट ग्रो करेगी तो हम लोग ग्रो करेंगे। अगर कॉर्पोरेट्स ही क्लोज थे, कॉर्पोरेट्स बंद थे, तो हम लोग ग्रो नहीं कर सकते विदाउट दैम। तो वो चीज नो डाउट उन चीज ने हमें इम्पैक्ट किया है। बट अब इम्पैक्ट तो देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड हुआ है। इस टाइम तो जैसे जो रतन टाटा का एक स्टेटमेंट था ना कि अगर ये ईयर तो आपने अगर जी लिया ना तो ही काफी है। ग्रोथ के बिना अगर आप सरवाइव कर रहे हो तो दैट इज इनफ। तो वही मैं बोलूंगा कि अगर ये 1.5 year हमने निकाल लिया है, दैट इज इनफ फॉर अस। नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वर्किंग विद द न्यू थिंग्स व्हिच वी हैव लर्नड इन द लास्ट 1.5 year। एब्सोल्युटली। तो आपका मोटिवेशन क्या रहता है यूजुअली? जी, यूजुअली द मोटिवेशन बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज, लाइक जो भी मैं अपडेट्स देता हूँ या जो भी मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, फर्स्ट थिंग आई फील द अप्रिसिएशन फ्रॉम द फर्टेनिटी। बिकॉज जब आपको कोई अप्रिशिएट करता है ना, तो यू फील रियली गुड कि आपने कुछ किया है। बिकॉज प्रोफेशन ने आपको डिग्री दी है, बट नाउ हाउ यू यूज इट। अगर आप इसको एक बेटर वे में यूज कर पाते हो, और प्रैक्टिकली होता है ना कि अगर आप किसी की हेल्प कर पाए या किसी के लिए आपकी चीज वर्क कर गई, हेल्प कर गई आपकी चीज किसी के लिए, दैट थिंग ऑलवेज मोटिवेट यू। तो एक चीज तो ये मोटिवेट करती है। और दूसरा मैंने देखा है कि जैसे ब्लॉगिंग के लिए आई हैव टू स्टडी अ लॉट। ब्लॉगिंग के लिए मैं काफी स्टडी करता हूँ। अब जो वो स्टडी करते हैं ना, उस चीज से जो आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है ना, वो नॉलेज आपको बहुत मोटिवेट करती है। आई जस्ट टेल यू वन एग्जांपल बिहाइंड रिलेटिंग टू दिस। ब्लॉगिंग मैं 2014 से कर रहा हूँ। बट जो मैंने आर्टिकल राइटिंग जो मैंने शुरू की थी, जो सॉरी ब्लॉगिंग जो मैं 2014 से कर रहा हूँ। बट जब मैंने सेमिनार्स लेना या वेबिनार्स लेना शुरू किया, वो दैट आई स्टार्टेड इन 2017। 2017 से मैंने वेबिनार्स करने शुरू किए, सेमिनार्स करने शुरू किए। तो पहले क्या था, आई वॉज अ पर्सन जो जनरली हम लोग बोलते हैं ना कि सेमिनार्स में क्वेश्चन पूछते भी डर लगता है। आई वॉज दैट पर्सन कि मैं क्वेश्चन भी नहीं पूछता था, कि नहीं यार क्वेश्चन पूछने में भी डर लगता था। तो फ्रॉम दैट फेज, नाउ ऑन द फेज कि मैं सेमिनार्स ले रहा हूँ कि 500-700 की ऑडियंस के सामने स्टेज पे वेबिनार्स कर रहा हूँ, सेमिनार्स कर रहा हूँ। उस चीज के लिए जो वो मोटिवेशन था ना, आई मस्ट से द नॉलेज इज दैट मोटिवेशन। कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, जिस टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हो, जिस टॉपिक पे आपको बोलना है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो यू विल फील मोटिवेटेड। तो जो नॉलेज, मेरे अकॉर्डिंग जो नॉलेज है, वो सबसे मेन फैक्टर है मोटिवेशन का। कि अगर आप में नॉलेज है, अगर आप अपडेटेड हो, तो यू विल फील द कॉन्फिडेंट, एंड दैट कॉन्फिडेंस You will विल feel the मोटिवेट power यू। from within yourself. जैसे मैंने बताया कि उस लेवल से कि जहाँ क्वेश्चन पूछने में डर लगता था,
from that level कि now you are giving the seminars, तो वो जो change है, the only reason, the only motivation behind that is not. और आपका सक्सेस मंत्रा क्या है? आई मस्ट से, जैसा मैंने अभी तक जो मेरे पूरे लास्ट 45 आवर्स मिनट्स की इसमें सेशन में बोला है कि बी कांस्टेंट, कि कोई भी चीज आप स्टार्ट करो, पहली चीज उसको कंटिन्यू करो। सिर्फ ये नहीं देखना, हमें शॉर्ट टर्म गेन नहीं देखना है कि आज की 6 महीने किया, अरे मुझे इसमें ये बेनिफिट हुआ तो मैं आगे करूंगा वरना नहीं करूंगा। एटलीस्ट कोई चीज की है ना, और अगर आपने अपने इंटरेस्ट से की है तो उसको कंटिन्यू करो विदाउट सीइंग द रिजल्ट्स की फ्यूचर में रिजल्ट्स क्या आते हैं, बट कंटिन्यू दैट थिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई विल से। और सेकंड, जैसा मैं बोलूंगा, डेफिनेटली एज अ प्रोफेशनल हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। जैसा सभी Absolutely. मेरे को पूछते हैं, जैसा मेरा अभी आपसे भी एक बार डिस्कस हो रहा था कि हाउ यू मैनेज द टाइम, कि आप प्रैक्टिस के साथ ब्लॉगिंग्स भी कर रहे हो, वेबिनार्स भी कर रहे हो, यूट्यूब भी कर रहे हो, तो आई मस्ट से कि उस चीज के लिए, जैसे जो ब्लॉगिंग मैंने 2014 में स्टार्ट की थी ना, आज के टाइम मेरा ये रहता है कि मुझे इसको कांस्टेंट रखना है। अब वो एक पैशन हो गया है कि इस चीज को मुझे कांस्टेंट रखना है, उसके लिए जो भी एफर्ट्स करने पड़े, जैसे भी टाइम मैनेज करना पड़े, आई हैव टू डू इट। अगर हम इस चीज को कर लेंगे ना कि आई हैव टू डू इट, इस चीज को मुझे करना है, तो हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो दिवेश, मैं एक दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास फ्रॉम ऑडियंस आल्सो, आई एम टेकिंग दोज अप। या So श्योर। the first one is from CS Karan Vij. He is asking, can we start our own practice after a period of 2 years of employment? So what is your take on that? ओके, जैसा कि अभी उनका है कि आफ्टर 2 ईयर ऑफ जॉब हम प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली करण, आई वुड लाइक टू से कि देयर इज नो टाइम कि हम कब स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आई वुड जस्ट गिव वन एडवाइस टू यू ऑन दिस थिंग, कि अगर आप 2 ईयर्स के लिए, 2 या 3 साल के लिए आप जॉब में जाना चाहते हो, तो जस्ट डू वन थिंग विद योर सेल्फ, कि उस 2 ईयर और 3 ईयर्स में ना आप अपना स्टडी बेस नहीं छोड़ोगे। यू विल स्टडी ऑन अ कंटिन्यू बेसिस, यू विल अपडेट योर सेल्फ ऑन अ कंटिन्यू बेसिस, और जो भी वर्क आप वहां करोगे, एक चीज होती है कि हमने सिर्फ काम किया है, और एक चीज होती है कि हमने उसको समझ के काम किया है। तो आई वुड से कि आप उस चीज को प्रॉपरली समझ के, उसके पीछे के एनालाइज करके आप उस काम को करोगे। बिकॉज अगर आप इस बेस पे चलोगे ना 2 ईयर और 3 ईयर्स तक, कि आपको नॉलेज आपकी प्रॉपर अपडेट है, आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने जो भी काम किया है वो आपने एक प्रॉपर लर्निंग वे से किया है और आपको प्रॉपर आता है, तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने में इशू नहीं आएगा। इवन इन दैट 2 और 3 ईयर आपकी नॉलेज बेस अच्छी है, तो आप अपना एक नेटवर्क भी साइमल्टेनियसली बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज आज के डेट में, एक हमने जब शुरू किया और एक जब अभिषेक जी ने शुरू किया होगा, एक आज का टाइम में बहुत चेंज हो गया। आज के टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने हैं कि नेटवर्क हम इजिली बिल्ड कर सकते हैं, बट Absolutely. वी हैव टू शो आवरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन, और वो हम एज अ प्रोफेशनल सिर्फ नॉलेज बेस पे ही अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो हमें उस चीज Absolutely. को अपने साथ कंटिन्यू रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास शुभम टंडन से। ही इज आस्किंग हाउ टू स्टार्ट करियर एज अ सीएस प्रोफेशनल। हाउ टू स्टार्ट एज अ सीएस प्रोफेशनल? सी, अगर इसमें दो चीजें, एक तो है कि स्टडी लेवल पे हमें कैसे ज्वाइन करना है, एक है कि सीएस बन गए तो अब आगे कैसे करना है। सी, मेरे अगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ही मस्ट बी आस्किंग कि हाउ टू स्टार्ट योर करियर, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन। पोस्ट क्वालिफिकेशन, यस क्योंकि एक्चुअली अगर हम स्टडी पैटर्न पे जाएंगे तो फिर फिर हमें उसके लिए पूरा एक घंटे का अलग से करना पड़ेगा, हाउ टू गेट इनटू सीएस। तो आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन हाउ वी शुड डू, तो जैसा कि अभी मैंने करण को एडवाइस किया है, देखो वही चीज है एक्चुअली, कि अगर आप अभी जॉब में जाना चाहते हो तो आपको इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है। आप चाहे फ्यूचर में प्रैक्टिस में नहीं भी जाना चाहते ना, तो जो भी मैंने करण के क्वेश्चन का आंसर किया, हमें सेम चीज को फोकस करना है। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल आज 7 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ। अब जब भी मेरे से क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर हाउ टू स्टार्ट दिस प्रोफेशन, हाउ टू ग्रो, मैं ऑलवेज एक ही आंसर दूंगा, योर नॉलेज। और जनरली हो सकता है आप लोगों को लगे कि सर हर क्वेश्चन का आंसर एक ही देते हैं, नॉलेज, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द कोर थिंग फॉर अस। बिकॉज एज अ प्रोफेशनल हमारे पास कुछ गुड्स नहीं है जो हमें सेल करने हैं, हम कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे जो हम सेल कर सकते हैं। एज अ प्रोफेशन ओनली वन थिंग वी आर हैविंग, दैट इज आवर नॉलेज। वी विल अर्न ऑन बिहाफ ऑफ आवर नॉलेज, एंड वी कैन सेल ओनली आवर नॉलेज, दैट्स द ओनली थिंग विद अस। तो एज अ प्रोफेशनल आपको करियर स्टार्ट करने के लिए, चाहे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं या जॉब स्टार्ट करते हैं, योर नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको उस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने कंसेप्ट पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप उस पे वर्क करेंगे ना, तो
मैं आप सही बता रहा हूँ कि अगर आपकी नॉलेज आपके अकॉर्डिंग आपने अच्छे से वर्क किया ना, यू विल ऑल्सो फील द कॉन्फिडेंस। और जब आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करोगे, फिर चाहे प्रैक्टिस में जाओ, जॉब में जाओ, यू विल डू अ गुड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू तो दिवेश, जैसा कि आपने बताया कि शुरू में आप भी क्वेश्चन पूछने में थोड़ा हिचकिचाते थे, so there is a lot of audience or who might be not be very comfortable in asking the question right now, or maybe the viewers who will be watching this recorded version. So what I would just like to ask you the message for students and young professionals from your side. See, for the students and the young professional, I would like to say one thing. We are the company secretary, or whether we are the chartered accountant, maybe audience may be both, company secretary, the chartered accountant. I would like to give a message to all कि हम चाहे CS प्रोफेशन में या CA प्रोफेशन में हो, always do one thing कि just respect this profession, because many time I have seen कि generally क्या होता है कि नहीं, हमने CS करके हमें CS के CA करके ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। First thing, just respect your profession, and then work on yourself. Work on yourself, my meaning, again I'm coming on the same thing कि work on your knowledge, बिकॉज जो कॉन्फिडेंस हमें प्रोफेशन में कॉन्फिडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। हमारी नॉलेज से ज्यादा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस हमें कोई नहीं दे सकता है। जैसा मैंने बताया कि आई वाज अ पर्सन जो मैं क्वेश्चन पूछने में डरता था, वहां से आई क्लोज द जर्नी की नाउ आई एम टेकिंग द सेशंस थ्रू आउट द कंट्री। तो उसका जो मेन रीजन था दैट वाज माय नॉलेज, कि जो मैंने अपडेट किया अपने आप को। और उस चीज में क्या, एज अ प्रोफेशनल आपको ये नहीं है कि एक बार अपडेट कर लिया तो अब छोड़ देना है। हमें कंटिन्यू बेस पे उस चीज को कंटिन्यू रखना है। मतलब जनरली मैं बोलता हूँ कि सीएस बनने के लिए मैंने इतना स्टडी नहीं किया था जितना सीएस बनने के बाद मैंने स्टडी किया है। तो वन थिंग ओनली आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, जस्ट फोकस ऑन योर नॉलेज, जस्ट बी कांस्टेंट विद द थिंग, वट एवर यू डू प्लीज बी कांस्टेंट। और अगर आप इस चीज को अपना पैशन बना लेंगे, इस नॉलेज को, इस कंसिस्टेंसी को, दैट थिंग विल हेल्प यू थ्रू आउट द लाइफ, because throughout the life we have to go with this profession, and that will pay you in every manner, whether in your earning manner, whether a respect manner, whether confidence, motivation, whatever. So, Divesh, thanks for joining in today for this wonderful episode of We Talks Live. आज आपसे बहुत कुछ समझने को मिला और बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली, considering your achievements and how from just starting from a city जहाँ पे एक भी company secretary नहीं था, to reaching to Delhi and then establishing your name as a prominent company secretary professional, and now your name is being taken with the topmost professionals in this of the company's exact domain. तो आपने आज बहुत ही कूलली आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे स्टूडेंट्स को, यंग प्रोफेशनल्स को और मे बी सीनियर प्रोफेशनल्स को भी आपसे, आपके इस वीडियो से बहुत कुछ चीज़ें समझने को, सीखने को मिलेंगी। और एक लाइफ में एक ग्रोथ और की एक जर्नी होती है, और आपके व्यूज से डेफिनेटली many people will get inspired from your views. So Divesh, thank you again for joining in for today. थैंक यू सो मच, इवन थैंक्स टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जनरली क्या होता है कि हम कंसेप्ट पे, लॉ पे तो बहुत डिस्कशन कर लेते हैं, बट प्रैक्टिकली इन चीजों पे जनरली कभी डिस्कशन नहीं होता है। तो थैंक्स फॉर मी गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी to discuss all these things with the professionals throughout the country. Thank you, Divesh. Thank you. Thank you so much. Thank you, audience, for joining in. I hope you have liked this video. If you have really liked this, then please share it with your friends, and do subscribe to our channel, and just keep coming back for more shows. We'll be coming back soon. Thank you.